के साथ उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा आज देहरादून पहुंच रहे हैं, जिसमें वो मिशन 2000 कर बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और साथ ही गढ़वाल मंडल की 41 विधानसभाओं के लिए प्रत्याशियों के नामों पर भी मंथन करेंगे। बीजेपी के अलग अलग इकाइयों के साथ वो चर्चा करेंगे। आपको बताते चलें कि इस बार बीजेपी ने जो 60 पार का लक्ष्य रखा है, इसके लिए भी जेपी नड्डा पदाधिकारियों को दिशा निर्देश देंगे। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि जेपी नड्डा आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कल आएंगे, पूरे दिन हमारे मध्य में रहेंगे। विधानसभा प्रमुख जो हमारी संगठनात्मक रचना है, उस संगठनात्मक रचना में जो हमारे हैं, सह प्रभारी हैं, हमारे विस्तारक हैं, हमारे प्रवासी हैं, इन सभी के साथ बैठकर विधानसभा के आधार पर हम लोग चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। अन्य भी बैठकें हैं, संगठनात्मक जो बैठकें होती है, उन पर भी हम सब लोग चर्चा करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं सारा समय की एसोसिएट एडिटर देहरादून से ज्योत्सना। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, क्या कुछ कार्यक्रम उनका यहां रहने वाला है? जेपी नड्डा का क्या विधानसभा चुनाव आहूत होने के बाद, यानी कि जैसे ही चुनावी सरगर्मियां शुरू हुई हैं, ये तीसरा और अहम दौरा है। और अब से आप जानते हैं कि 18 तारीख को, इसी महीने की 18 तारीख को हरिद्वार में थे, जहां उन्होंने विजय संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाई। वहां पर वो इस यात्रा में शामिल भी हुए और आज वो देहरादून पहुंच रहे हैं। लगभग 11 बजे देहरादून पहुंच जाएंगे। 12 बजे से मीटिंगों का दौर शुरू हो जाएगा। एक होटल में ये मीटिंग्स होनी है। मीटिंग्स में तय किया गया है कि केवल गढ़वाल मंडल की जो 41 विधानसभा सीटें हैं, उसकी समीक्षा राष्ट्रीय जेपी नड्डा करेंगे। पहले चरण में वो पहाड़ की सीटों की समीक्षा करेंगे और दूसरे चरण में वो हरिद्वार और देहरादून जिले की सीटों की समीक्षा करेंगे। 41 में से कह सकते हो आप कि आधे से ज्यादा देहरादून और हरिद्वार में सीटें हैं और बाकी पहाड़ में। 1 बाय 1 वो समीक्षा करेंगे, जिसमें विस्तारक शामिल होंगे, विधानसभा प्रभारी शामिल होंगे, उसके अलावा जो वरिष्ठ वहां का पदाधिकारी है वो शामिल होगा। पूरा फीडबैक देगा, यानी कि बूथ वाइज सारी चीजों की एक रणनीति यहाँ पर बनेगी। अब तक की क्या तैयारी हुई है, कहाँ कौन सी तैयारी में कमी है, उसको कैसे दुरुस्त किया जाना है, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष आज सभी के सामने रखेंगे। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश के वरिष्ठ पदाधिकारियों से मिल सकते हैं और इसके अलावा कोर कमेटी के लोगों से भी वो मिल सकते हैं और आगे की चुनावी रणनीति को लेकर मंथन कर सकते हैं। जो हालात इस समय उत्तराखंड में बने हुए हैं सियासी तौर पर, कांग्रेस में जिस तरीके का घमासान मचा, मामला सीधे हाईकमान तक गया। बीजेपी में जिस तरीके से डॉक्टर हरक सिंह रावत जो कैबिनेट मिनिस्टर है, वो बार बार नाराज हो रहे हैं, फिर हाईकमान और प्रदेश स्तर के नेता उन्हें लगातार मना रहे हैं। ये सारी चीजें हैं जो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष संज्ञान में लेंगे और उसके बारे में वो यहीं पर चर्चा करेंगे। कुमाऊं से इसलिए किसी को नहीं बुलाया गया है। अनुज, आप जानते हैं कि 30 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी की रैली राजधानी में प्रस्तावित है, तो इसलिए हाईकमान ने और संगठन ने ये विचार किया कि वहां के पदाधिकारियों को डिस्टर्ब न किया जाए, क्योंकि सभी लोग रैली की तैयारी में लगे हुए हैं और कुमाऊं की जो 29 सीटें हैं उसकी समीक्षा बाद में हो जाएगी। अनुज जी, ज्योत्सना आप बनी रही है हमारे साथ। देहरादून में हरक सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है। धामी के साथ मुलाकात के बाद हरक सिंह रावत की नाराजगी दूर हो गई है। दोनों की मुलाकात के दौरान प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और धन सिंह रावत भी मौजूद थे। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज के लिए 25 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है, जिसके बाद हरक सिंह के सभी गिले शिकवे दूर हो गए हैं। मुख्यमंत्री से मिलने के बाद हरक सिंह जब बाहर निकले तब उन्होंने पत्रकारों को बताया है कि वो मेडिकल कॉलेज के लिए नाराज थे, लेकिन अब सब ठीक हो गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री धामी की जमकर तारीफ की। आपको बताते चलें कि शुक्रवार को हरक सिंह रावत इस्तीफे की धमकी देते हुए कैबिनेट की बैठक बीच में छोड़कर चले गए थे। दरअसल वो कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज बनाए जाने का प्रस्ताव जाने से नाराज थे। सोशल मीडिया पर यह हाई वोल्टेज ड्रामा वायरल होने के बाद उत्तराखंड की राजनीति में हड़कंप मच गया था। फिलहाल सब कुछ ठीक हो चुका है।
नाराज था ये सोच के कि मैंने एक बात कही थी भले मैं खुरदार से चुनाव लड़ूँ या न लड़ूँ एक अलग विषय, लेकिन कोई भी चुनाव लड़े हम जनता से जब वायदा करते हैं तो उसको पूरा होता। और ये आज उन्होंने निर्णय लिया है कि खुरदार मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। उसके लिए 25 करोड़ रुपया धनसिंह जी भी थे, मदन कौशिक जी भी थे। ये निर्णय हुआ कि खुरदार मेडिकल कॉलेज के लिए प्रथम किस्त के रूप में 25 करोड़ रुपये अमुक किया जाएगा और उस मेडिकल कॉलेज को प्रदेश सरकार प्राथमिकता से बनाएगी। तो निश्चित रूप से पुष्कर धामी मेरे छोटे भाई हैं और मेरे उनसे आज से संबंध नहीं है, पुराने संबंध है। मैं निश्चित रूप से मेरा आशीर्वाद हो। आप कह रहे त्रिवेंद्र रावत के गड्ढे भर रहे हैं पुष्कर सिंह धामी? देखो पुष्कर धामी के नेतृत्व में निश्चित रूप से बहुत लोग प्रोफाइल वाले व्यक्ति एक सिपाही के बेटे हैं और मैं भी एक सिपाही का बेटा हूँ। उनके अंदर भी घमंड नहीं है और मेरे आज से संबंध नहीं है। मैंने पिछले 30-35 सालों से पुष्कर धामी जब बच्चा था उनकी शादी हुई तभी मैं उनके साथ गया हूँ। मैंने उनसे संबंध कर दिया। आप सर मंत्री जी भावुक नजर आ रहे हैं। नहीं मैं निश्चित रूप से पुष्कर भाई मेरा छोटा भाई है, उनसे मेरे कोई नाराजगी नहीं। 24 घंटे तक आपके फोन बंद रहे? हाँ, पुष्कर भाई मेरे छोटे प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में जिस तरह चाहे युवाओं के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, अनुसूचित जाति के लिए हो, वो पर्वत क्षेत्र के दूर दराज के गांव के लिए हो, जिस तरह वो काम कर रहे हैं मेरा आशीर्वाद उनके साथ है। और पुष्कर भाई के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाए, ये मेरा आशीर्वाद अपने छोटे भाई के साथ है। हमेशा जिस तरह हमेशा उन्होंने मेरे साथ किया है, चाहे मेरा बुरा वक्त जब भी मेरा बुरा वक्त रहा है एक भाई के नाते, चाहे मैं कांग्रेस में था चाहे मैं भाजपा में था, हमेशा एक छोटे भाई के रूप में हमेशा उन्होंने मेरे साथ दिया है। मैं उस चीज़ को कभी नहीं भूल सकता हूँ। इसलिए उनका एहसान है मेरे ऊपर। उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में सरकार बनाए, मेरे दिल से उस धारी माँ से सिद्धौली बाबा से यही कामना है। और मुझे पूरा भरोसा है मेरा छोटा भाई जैसे ईमानदारी के साथ, चाहे विपक्ष के लोग चाहे हमारे कुछ भी लोग मीडिया के लोग उन पर कोई भी आरोप न लगे, लेकिन मैं पिछले 30-35 साल के राजनीतिक अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ जिस तरह निष्पक्ष और जिसका हृदय एक तरह से करुणा से भरा है, जिसका हृदय जिसके अंदर में दया है, पहली बार प्रदेश को ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जिसके अंदर मानवता है, जिसके अंदर दया है, गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए जिसके मन में चिंता है। ऐसे मेरे छोटे भाई के नेतृत्व में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बने, बस मेरी यही कामना है, इस बड़े भाई की यही कामना है। और एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ी हुई है हमारी संवाददाता ज्योत्सना। चुनाव से ठीक पहले इस तरह से पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी और उसके बाद मान मनव्वल और उसके बाद मीडिया के सामने आकर यह कहना कि सब कुछ ठीक है, डैमेज कंट्रोल हो गया है, ये एक बेहद खतरनाक स्थिति है चुनाव से पहले। बिल्कुल अनुज, आपने बहुत सही बात कही कि ये खतरनाक स्थिति है। हालांकि सारा शो करने की ये कोशिश की गई है कि अब ऑल इज वेल, जो क्राइसिस था, जो नाराजगी थी, वो सब दूर कर दी गई है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 22 घंटे तक बहुत हाई वोल्टेज ड्रामा चला। हरक सिंह रावत जिस तरीके से कैबिनेट बैठक से नाराज होकर इस्तीफे की धमकी दे करके वहां से निकले और उन्होंने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। रात के 12:30 बजे तक पूरा मीडिया उनके हर उस ठिकाने को तलाशता रहा जिसको मीडिया जानता था कि वो यहाँ रह सकते हैं। वो कहीं नहीं थे, लेकिन उन्होंने 1 बजे रात अपने करीबी विधायक उमेश शर्मा काव से संपर्क किया और काव ने ही उमेश शर्मा काव ने उनकी हाईकमान से भी बात करवाई, मुख्यमंत्री से भी बात करवाई। और इस समय अनुज, जो आप विजुअल देख रहे हैं स्क्रीन पर, आप देखिए कि मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री जिस तरीके से हंस रहे हैं, ठहाके लगा रहे हैं, इससे तो ये लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक सोचा समझा ड्रामा था, क्योंकि एकदम से तल्खी दूर हो जाए ये कह पाना बहुत मुश्किल होता है। दूसरा मैं आपको बता दूं कि हरक सिंह रावत
और हरीश रावत को उत्तराखंड में प्रेशर टैक्टिक्स का मास्टर माना जाता है। इन दोनों पॉलिटिशियन के बारे में ये एक कहावत है कि इन दोनों को पता है कि कहां पर इनको पीछे हटना है और कहां पर इनको प्रेशर क्रिएट करना है। और हरक सिंह रावत हर बार इलेक्शन से पहले इसी तरीके की प्रेशर टैक्टिक्स करते हैं। आपको याद होगा कि 2016 में भी इन्होंने हरीश रावत के ऊपर हरक सिंह रावत ने इसी तरीके का प्रेशर क्रिएट किया था, बगावत की थी। अब आप वो जानते हैं कि इलेक्शन सामने हर बीजेपी इस समय एक भी विधायक को नहीं खोना चाहती है। और अनुज, मैं आपको बता दूं कि राजनीति के जो जानकार हैं, जो बहुत बारीकी से चीजों को समझते हैं, वो कह रहे हैं कि हरक सिंह रावत का मेडिकल कॉलेज तो एक बहाना है, लेकिन निशाना कहीं और है। आप इस मायने को समझिए। और उन्होंने टाइमिंग भी बहुत एकदम सटीक चुनी है कि आज राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ आ रहे हैं और उनके ठीक आने से कुछ घंटे पहले तक ये हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। बीजेपी प्रदेश संगठन की मजबूरी थी कि वो किसी भी तरीके से इस नाराजगी को दूर करे, क्योंकि हाईकमान नहीं चाहता था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के आने से पहले कोई भी अप्रिय स्थिति सरकार और संगठन के बीच में हो। रही बात मेडिकल कॉलेज की, तो मेडिकल कॉलेज बनाना अगर इतना आसान होता तो इतनी कंट्रोवर्सी नहीं होती। जो नियम है, नियम ये कहते हैं कि राज्य सरकार एक जिले में एक ही मेडिकल कॉलेज बना सकती है और पौड़ी जिले में एक मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज बहुत पहले से अस्तित्व में है। ऐसे में कोटद्वार में राज्य सरकार के लिए मेडिकल कॉलेज बनाना आसान नहीं है। हरक सिंह रावत भी इस बात को जानते थे और हरक सिंह रावत ने श्रम मंत्रालय के माध्यम से वहां पर मेडिकल कॉलेज बनाने की कोशिश की थी, जिसके लिए 20 करोड़ उन्होंने ट्रांसफर भी किए थे। आपको पता होगा कि त्रिवेंद्र रावत और हरक सिंह के बीच जो विवाद हुआ था, वो विवाद की वजह 20 करोड़ रुपए ही थी कि बगैर सहमति के कैसे वो कार्यदायी संस्था को ट्रांसफर कर दिए गए। हालांकि कोर्ट के आदेश के बाद हरक सिंह रावत के पास श्रम मंत्रालय था और उस संस्था ने फिर वो 20 करोड़ वापस किए थे। अभी भी हरक सिंह रावत केंद्र से मांग कर रहे थे कि केंद्र सरकार वहां पर मेडिकल कॉलेज खोले, लेकिन केंद्र ने उनको पूरी नहीं की है। अब 25 करोड़ रुपए में तो सहमति बन गई है, लेकिन उसका रास्ता कैसे निकलेगा तकनीकी आधार पर, ये अभी हमारी जानकारी में नहीं है। और कल हमने स्वास्थ्य मंत्री से जानने की कोशिश की, लेकिन वो टाल कर चले गए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सीरियल जारी है ये राजनीतिक ड्रामे का, एपिसोड दर एपिसोड आते रहेंगे। आगे क्या होगा ये राजनीति के भविष्य में अभी छुपा हुआ है, आगे कुछ ना कुछ जरूर होगा। जी ज्योत्सना, इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तराखंड में बीजेपी शुक्रवार को मचे घमासान पर नेता विपक्ष प्रीतम सिंह ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि जब सरकार में जब मंत्री ही अपनी बात नहीं मनवा पा रहे हैं तो फिर जनता की समस्याओं का समाधान कैसे होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। हरक सिंह रावत जी कल कैबिनेट की बैठक में ये कहते हुए कि मैं कैबिनेट से त्याग पत्र दे रहा हूं क्योंकि मेडिकल कॉलेज के लिए सरकार द्वारा धन आवंटित नहीं किया जा रहा है। अब इससे जो है सरकार की कार्यशैली भी जो है उजागर हुई है। जब सरकार में रहते हुए मंत्री की बात को महत्व ना दिया जाए तो फिर आम जन की सुनवाई कैसे हो रही होगी। देखिए, मैं लगातार इस बात को कहता आ रहा हूं कि राजनीति में कभी दरवाजे बंद नहीं होते हैं, दरवाजे सदैव खुले रहते हैं। उस खुले दरवाजे से बहुत सारे लोग जाते हैं और बहुत सारे लोग आते हैं। देश के अंदर ऐसा कोई राजनीतिक दल नहीं है जिस राजनीतिक दल में लोग गए ना हो या उसमें आए ना हो। जब ये परिस्थिति आएगी कि हरक सिंह जी कांग्रेस में सम्मिलित होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते हैं, जब ये स्थिति आएगी तो इस परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। जो निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा वो सबको स्वीकार्य होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को हल्द्वानी पहुंच रहे हैं। यहां पर वो कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। बीजेपी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री की रैली को सफल बनाने की तैयारियों में जुटे हुए हैं और रैली की तैयारियों में जुटे प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट ने संवाददाता विपिन चंद्रा से बातचीत की। 30 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा होने जा रही है। हल्द्वानी में इस सभा को लीड कर रहे हैं बीजेपी के प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट जी। उन्हीं से बातचीत करते हैं कि किस तरीके की उनकी तैयारियां हैं और किस तरीके का और कौन सा तोहफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर देने वाले हैं। उन्हीं से बातचीत करते हैं। हमारे साथ में मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुरेश भट्ट जी।
आप लगातार लीड कर रहे हैं, किस तरीके की तैयारियां हैं 30 तारीख? हम सबका सौभाग्य है कि आने वाली 30 तारीख को दुनिया के सबसे मजबूत नेता, लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हल्द्वानी के अंदर आ रहे हैं, पहली बार आ रहे हैं। हल्द्वानी की जनता, पूरे कुमाऊं की जनता और उत्तराखंड की जनता में मोदी जी को लेकर बहुत उत्साह है, उत्सुकता है। यहाँ की जनता उनका स्वागत करने के लिए आतुर है। भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी का ये जनसभा, जिसमें वो हजारों करोड़ की सौगातें भी देने वाले हैं, ये ऐतिहासिक हो, ये स्मरणीय हो, इसके लिए प्रयास हमने प्रारंभ किए। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी विधानसभा और विधानसभा से नीचे बूथ स्तर तक की बैठकें प्रारंभ करते हुए हर बूथ से आम जनता और कार्यकर्ता उनको सुनने के लिए आए। इस प्रकार की योजना रचना पार्टी ने की है। हम ये मानते हैं कि मोदी जी की ये सभा बहुत ही ऐतिहासिक होगी और कुमाऊं के द्वार पर होने वाली ये सभा पूरे कुमाऊं को एक राजनीतिक रूप से उसको इफेक्ट करेगी और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता पूरी तन मन धन से काम में जुट गया। आप लोगों ने बात करी थी कि अब की बार 60 पार, और उसको लेके जो है लगातार आप लोग भी तैयारियां कर रहे हैं। जो ये सभा है उसमें कितना जो है रंग आ पाएगा इस सभा के बाद? भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य तय किया है अब की बार 60 पार। पिछले बार माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने 57 सीटें प्राप्त की थी और लगातार नरेंद्र मोदी जी एक के बाद एक उत्तराखंड राज्य को सौगातें दे रहे। आज केंद्र के मार्गदर्शन में, आज नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में विकास के लिए, उत्तराखंड के समग्र विकास के लिए 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा परियोजनाओं पर काम उत्तराखंड के अंदर हो रहा है। इसलिए उत्तराखंड की आम जनता ये समझ चुकी है कि उत्तराखंड का संपूर्ण विकास कौन कर सकता है। आज से 4 साल के बाद जब उत्तराखंड 25 साल का होगा तो 25 साल का उत्तराखंड हमारा विकसित उत्तराखंड हो, देश के अग्रणी राज्यों में उसकी गिनती हो। ऐसा राज्य बनाने के लिए नरेंद्र मोदी जी कृत संकल्पित हैं। हमारे प्रदेश सरकार आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उस दिशा की ओर उत्तराखंड बढ़ चुका है। इसलिए उत्तराखंड की आम जनता ये चाहती है कि हम विकसित राज्य बनाने वालों के पक्ष में खड़े होकर उनको वोट करेंगे और इसलिए पिछले बार से ज़्यादा बहुमत के साथ भारतीय जिताएंगे। इसके अलावा जो संगठन है, हम लोग देख रहे हैं कि कल ही का जो मामला है, हरक सिंह रावत ने अचानक ये कह दिया कि मैं इस्तीफा देता हूँ कैबिनेट में। तो एक बड़ी जो है उथल पुथल हो गई है बीजेपी की पॉलिटिक्स में, उसको किस तरीके से देखते हैं और क्या कहेंगे? राजनीति में कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं। हरक सिंह जी हमारे बहुत सीनियर नेता हैं, अनुभवी नेता हैं। कौन सी परिस्थिति रही होगी जब उन्होंने ये बात कही या उस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न हुई होगी। हमारे केंद्रीय नेतृत्व में, प्रादेशिक नेतृत्व ने बातचीत करके उस बात को ठीक किया है। मैं मानता हूँ कि राजनीति में कई बार सब बातें अपने अनुकूल नहीं होती। कई बार उस समय पर राजनेता किस प्रकार से बिहेव करते हैं, कई बार उसको वो महत्वपूर्ण हो। इस प्रकार की समाधान हो जाएगा इस बात का? हाँ, भारतीय जनता पार्टी ये परिवार की पार्टी नहीं, लेकिन परिवार भाव से चलने वाली पार्टी है। यहाँ अगर किसी के साथ कोई अगर गड़बड़ी है, कोई नाराज है या किसी को लगता है कि भाई मेरी बात नहीं हो रही है, तो वहाँ सुनने की व्यवस्था है, समझने की व्यवस्था है। ऐसे व्यक्ति को साथ लेकर के चलने की व्यवस्था है, सब ठीक हो जाएगा। ये थे सुरेश भट्टी जो बता रहे थे कि किस तरीके से 30 तारीख का एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार हल्द्वानी में जनसभा को संबोधित करेंगे। सारा समय के लिए हल्द्वानी से विपिन चंद्रा।
और खुद हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता विपिन चंद्रा, जिनकी अभी आप ये रिपोर्ट देख रहे थे। विपिन, कितने बजे प्रधानमंत्री का यहाँ पहुंचने का कार्यक्रम है? वो 11 बजे से यहाँ पर कार्यकर्ताओं की भीड़ के लिए आमंत्रित किया गया है। सभी जो कार्यकर्ता हैं, हर विधानसभा स्तर पर यहाँ पर प्लानिंग चल रही है। कुमाऊं में जो है पहली बार हल्द्वानी में इस बार दौरा होने जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और सीधे तौर पर जो प्रदेश के महामंत्री हैं उन्होंने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक विधानसभा से यहाँ पर लोगों को आना है। टोटल 29 विधानसभा हैं जो कि कुमाऊं क्षेत्र में हैं, और कुमाऊं क्षेत्र के सभी जो इनके प्रभारी बनाए गए हैं विधानसभा के, उनको ये जिम्मेदारियां दी गई है। विस्तारकों को बोला गया है और बूथ स्तर तक के लोगों को सूचनाएं दी जा रही हैं कि प्रधानमंत्री का एक बड़ा कार्यक्रम है, क्योंकि 30 तारीख का जो कार्यक्रम होने जा रहा है वो आचार संहिता से कमोबेश ठीक पहले होने जा रहा है। और जो माना जा रहा है कि गढ़वाल के बाद जो सेकंड ये जनसभा होने जा रही है उसमें भी कई हजार करोड़ रुपए की योजनाएं यहाँ पर वो सुपुर्द करेंगे उत्तराखंड की जनता के लिए है। इसको लेकर बहुत समय से तैयारियां, लगभग पिछले 10 दिन से लगातार तैयारियां चल रही थी। MBPG डिग्री कॉलेज का जो मैदान है उसको यहाँ पर चिन्हित किया गया है। प्रशासनिक अधिकारियों ने वहां पर मौका मुआयना भी किया कल, और बीजेपी के जो लीडर्स हैं उनका यहाँ पर आवागमन शुरू हो गया है कि किस तरीके की तैयारियां हैं। मुख्यमंत्री भी बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री ने भी इस मैदान का दौरा किया था, और उन्होंने जो जिन लोगों से बातचीत करनी थी, अधिकारियों से बातचीत करनी थी, पदाधिकारियों से बीजेपी की बात करनी थी, उन्होंने भी बातचीत करके जायजा लिया है। और यहाँ पर जो बीजेपी के बड़े लीडर्स हैं उनका यहाँ पर आवागमन ये एहसास करा रहा है कि किस तरीके से बीजेपी अपने लीडर्स को लेकर, अपने जो मुखिया हैं उनको लेकर कितनी ज्यादा संजीदगी उनके अंदर देखी जा रही है, और वो विधानसभा स्तर पर उनकी बैठकें चल रही हैं। जी जी जी, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया विपिन। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा समय के साथ। 2017 से पहले आस्था का होता था अपमान, 2017 के बाद उसे मिल रहा उचित सम्मान। फर्क साफ है। 2017 से पहले रंगदारी के कारण करना पड़ता था पलायन, 2017 के बाद सुरक्षित माहौल में हो रही घर वापसी। फर्क साफ है। 2017 से पहले मारा जाता था गरीबों का हक, 2017 के बाद पीएम आवास के जरिए मिली पक्की छत। फर्क साफ है। 2017 से पहले भूमाफिया रहते थे मौज में, 2017 के बाद रहते हैं जेल में। फर्क साफ है। अगर आपके या किसी अन्य महिला के साथ कोई छेड़छाड़ करता है, सोशल मीडिया या फोन कॉल पर परेशान करता है, किसी भी तरह से उत्पीड़न करता है, तो इसे अनदेखा न करें। विमेन पावर लाइन उत्तर प्रदेश 1090 पर कॉल करें। मोबाइल हाथ में 1090 साथ में। घरेलू हिंसा के मामले में 1090 आपको ऑनलाइन काउंसलिंग की सहायता प्रदान करता है। ये है टीम सेफ किचन। ये गैस वाला क्यों सोचा, मतलब इसके पीछे आपकी सोच क्या थी, क्यों कर रहे हो ये सब? न्यूज़पेपर्स में आए दिन ये खबर आती रहती है कि गैस लीकेज से ये एक्सीडेंट हो गया, और हम स्लम एरिया से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे भी ऐसे एक्सीडेंट्स आए दिन होते रहते हैं। तो जो हमारा ये प्रोडक्ट है ये आपको इंडिकेट कर देगा कि आपके सिलेंडर से गैस लीक कर रही है, एंड साउंड बजर बजेगा। आप सब ने एक बहुत बड़ी समस्या को पकड़ा कि झुग्गियों में आग लग जाती है। आपके आइडिया को बहुत बधाई, और जिस पैशन से आप लोग इसमें लगे हो। और अब आ रही है टीम रंग बहार। कैसे बनाते हो, ये क्या है? हम मतलब नॉर्मली वाइट कपड़ा लाते हैं, फिर चने हो गए, चावल, दाल, मैक्रोनी, इन सब से हम उसको टाई अप करके एक साइड से बांध के फिर हम इसको गर्म पानी में नमक डाल के हम इस कपड़े को उसमें डाई करते हैं। दिव्या जी तो गारमेंट बैकग्राउंड से, उन्होंने भी नहीं देखे ऐसे टैसल, और मैं भी NIFT से पढ़ा हूँ, मैंने भी नहीं देखे। यस सर, हम जहाँ जाते हैं हमें ऑर्डर मिल जाते हैं। अब मिलते हैं LED सॉल्यूशन से। ये आइडिया क्यों है सर? क्योंकि हम लोग ऐसे गांव से आते हैं जहां पर अक्सर शाम के टाइम लाइट चली जाती है और रात में नहीं आती है, और जो वहां के लोग हैं जैसे महिलाएं हैं उनको खाना बनाने में, और जो बच्चे हैं उनको पढ़ने में दिक्कतें आती हैं। कहाँ रहते हो? यूपी से बिलोंग करते हैं, बट अभी छतरपुर में रहते हैं। आपने गाँव के दर्द को फील किया, उन इलाकों के दर्द को फील किया जहाँ लाइट कम आती है। यस सर। दिल्ली में आके रह रहे, पढ़ाई कर रहे बच्चे। यस सर। बहुत शानदार। थैंक यू सर।
बिजनेस ब्लास्टर्स के इस एपिसोड में इन्वेस्टर्स का कितना इन्वेस्टमेंट मिलेगा इन तीनों टीम्स को देखिए इस रविवार शाम 7 बजे। 2017 से पहले कर्ज के बोझ तले दबा था किसान। 2017 के बाद कर्ज माफी से हुआ है खुशहाल। फर्क साफ है। 2017 से पहले भैंस ढूंढने वाली पुलिस 2017 के बाद अपराधियों को काबू करती है। फर्क साफ है। 2017 से पहले जो लड़के हैं गलती हो जाती है बोलकर छूट जाते थे। 2017 के बाद उन अपराधियों पर होती है कार्रवाई। फर्क साफ है। 2017 से पहले मेरठ से दिल्ली पहुंचना था दूभर। 2017 के बाद दिल्ली बस 1 घंटे दूर। फर्क साफ है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत दिल्ली में पार्टी हाईकमान के साथ बैठक के बाद हरिद्वार पहुंचे, जहां पर उन्होंने हर की पौड़ी पूजन और गंगा आरती में हिस्सा लिया है। और इस दौरान रावत ने कहा है कि विधानसभा चुनाव उनके ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा। पार्टी और हाईकमान ने उन्हें सबको लेकर चुनाव लड़ने की बात कही है। प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव से नाराजगी के सवाल पर रावत ने कहा है कि देवेंद्र यादव उनके भाई हैं और उनके प्यारे व्यक्ति हैं। इस दौरान कांग्रेस के कई नेता मौजूद रहे। तुम्हें लड़ा जाएगा। बाकी आगे के लिए जो खाका है वो हम श्रीमती सोनिया गांधी जी से अनुरोध करेंगे कि हमारे राज्य को एक अच्छा सा प्यारा सा मुख्यमंत्री दे। जिन्होंने केदारनाथ धाम में बर्फबारी शुरू हो गई है। बर्फबारी होने से वहां ठंड काफी बढ़ गई है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उसके अलावा धाम में चल रहे सभी प्रकार के पुनर्निर्माण कार्यों को रोक दिया गया है। और बुलेटिन के अंत में एक निगाह डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर।